वहीं सूर्यवंशी महल में पूरा महल बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। गार्डन में मीडिया के लोग बैठे हुए थे, जिन्हें शिवांश ने ही बुलाया था और कहा था कि वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। प्रदीप जी और अंजना जी बिल्कुल शांत थे। शायद उन्हें पता था कि उनका बेटा क्या अनाउंस करने वाला है। वहीं माधुरी जी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं महिमा तो सातवें आसमान पर थी। उसे लग रहा था कि शिवांश उसकी और अपनी शादी की बात अनाउंस करेगा और सबको बताएगा वो उसकी होने वाली पत्नी और राजस्थान की होने वाली हुकूम रानी शाह है। यही सोच उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, पर बेचारी को यह नहीं पता था कि उसे बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है और उसके सारे सपने चकनाचूर होने वाले हैं। कुछ देर में दोनों हाथ पकड़ नीचे आ गए। मयंक ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो शिवांश ने पहले संभल कर गौरी को बिठाया और फिर दूसरी साइड से खुद भी गौरी के बगल में बैठ गया। मयंक भी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी वहां पर एक के बाद एक 5 गाड़ियां आकर रुकी। आगे और पीछे की 2 गाड़ियों से गार्ड्स बाहर निकले और 2 लाइन बनाकर खड़े हो गए। तभी बीच की गाड़ी से मयंक बाहर निकला। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो अपने पूरे एटीट्यूड और रौब के साथ शिवांश बाहर निकला। वो चलकर दूसरी तरफ गया। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी उसके हाथ पर एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सा हाथ आया, जिसे शिवांश ने बहुत ही आराम से पकड़ा और अंदर बैठे इंसान को बाहर निकाला। मीडिया और बाकी प्रदीप जी और अंजना जी को छोड़कर जो यह सब देख रहे थे वो लोग हैरान रह गए। माधुरी जी और महिमा तो सबसे ज्यादा हैरान थी। मीडिया उनकी तरफ बढ़ने को हुई पर गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और संभाल कर शिवांश और उसके साथ आए इंसान को सामने बने स्टेज पर ले आए। मीडिया के मन में बहुत सवाल थे, पर वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें हुकुमशाह की इजाजत मिले और वो लोग अपने सवाल पूछे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन लोगों ने जबरदस्ती कुछ भी पूछने की कोशिश की तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। शिवांश उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, इसलिए फिलहाल सभी लोग शांत बैठे हुए थे। वहीं माधुरी जी और महिमा अभी भी शिवांश के पास खड़ी देख रही थी, जिसने बहुत खूबसूरत राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस लड़की ने एक बहुत बड़ा घूंघट ले रखा था। पूरा सूर्यवंशी महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गार्डन में मीडिया के लोग मौजूद थे, जिन्हें शिवांश ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने का हुक्म दिया था। तभी वहां पर हमारे हुकुमशाह की एंट्री होती है, जिसके साथ एक लड़की थी, पर कोई भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने चेहरे तक लंबा घूंघट लिया हुआ था। पर उसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। शिवांश उसे लेकर मीडिया के सामने आता है और उस लड़की को वहां रखी चेयर पर बिठा देता है और खुद भी वहीं उसके पास बैठ जाता है। वहीं माधुरी जी और महिमा तो शिवांश के साथ किसी लड़की को देख हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुंवर के साथ यह लड़की कौन है। घूंघट की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर जिस तरह से शिवांश उस लड़की का हाथ पकड़कर लेकर आया था, यह देखकर माधुरी जी को कुछ बुरा होने की आशंका होने लगी। वो शिवांश को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, पर शिवांश ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। माधुरी जी मन महसूस कर रह गई। शिवांश ने मीडिया वालों की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, खम्मा घनी, आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। वैसे तो हम यह बात अभी किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमें पसंद नहीं हमारी पर्सनल लाइफ किसी के सामने आए, पर कल जिस तरह से हमारी और कुंवारी महिमा सूर्यवंशी की तस्वीरें मीडिया वालों ने सबको दिखाई और उसके ऊपर बिना जाने अपने मन से सबको कहानियां बनाकर सुनाई, उसी वजह से हम यह बात सबके सामने लानी पड़ रही है। वैसे तो हमें किसी को सफाई देना पसंद नहीं, पर कल की बातों को लेकर हमारे साथ साथ कुंवारी महिमा की इज्जत पर भी सवाल उठ रहे थे, जो हमें कतई पसंद नहीं।
कल जो भी मीडिया में हमारे और कुंवारी महिमा के बारे में बताया गया वो सब झूठ है। हाँ, तस्वीरें सच है पर उनके पीछे की कहानी झूठ है। हम बस उनकी मदद कर रहे थे क्योंकि उनके पाँव में मोच आ गई थी और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। वो हमारे महल में मेहमान बनकर आई है तो हम उन्हें मुसीबत में तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह हमारे यहाँ का रूल नहीं है। हमारे लिए मेहमान भगवान की तरह होता है, इसलिए हमने उन्हें सिर्फ मेहमान समझकर मदद की थी। उसकी बात सुनकर तभी एक रिपोर्टर उसे देखते हुए बोला, तो मिस्टर सूर्यवंशी, क्या यह बात झूठ है कि आप और मिस महिमा शादी करने वाले हैं? और आपके साथ यह लड़की कौन है? उसकी बात सुनकर उसके साथ साथ महिमा और माधुरी जी की नजरें भी शिवांश पर टिक गई। शिवांश ने एक नजर माधुरी जी की तरफ देखा और टेढ़ा मुस्कुरा दिया और फिर मीडिया वालों की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल यह बात झूठ है। कुंवारी महिमा हमारे लिए बस हमारी बुआ सा की देवरानी की बेटी है और रही बात इनसे मिलिए, यह है मिसेस शिवांश सूर्यवंशी, हमारी पत्नी और राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी शाह। यह बोल उसने अपने पास खड़ी गौरी की तरफ इशारा किया जो घूंघट ओढ़े चुपचाप उसके पास खड़ी थी। शिवांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं शिवांश की बात सुनकर माधुरी जी और महिमा के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आया वो शिवांश की बात पर रिएक्ट कैसे करे, पर धीरे धीरे माधुरी जी के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा और वो घूरते हुए शिवांश की तरफ देखने लगी जिसने उसका पूरा प्लान फेल कर दिया था। वही महिमा को भी कुछ समझ नहीं आया। अभी तो वो बड़े बड़े सपने देख रही थी शिवांश की पत्नी और राजस्थान की हुक्मरानी शाह बनने के, पर शिवांश ने उसके सभी सपने को पल भर में तोड़ दिया था। धीरे धीरे उसे भी गुस्सा आने लगा और वो शिवांश के पास खड़ी गौरी को गुस्से और नफरत से घूरने लगी। शिवांश भले ही बात मीडिया से कर रहा था पर उसका पूरा ध्यान उन दोनों के चेहरे पर ही था। शिवांश की बात सुनकर मीडिया में खुसर फुसर होने लगी। तभी एक मीडिया रिपोर्टर शिवांश को देखकर बोला, मिस्टर सूर्यवंशी, पर आपकी शादी की कोई बात तो सामने नहीं आई। आपने अपनी शादी की बात को छुपाकर क्यों रखा? उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, यह हम किसी को बताना जरूरी नहीं समझते। यह हमारा पर्सनल मैटर है और रही बात हमारी शादी की, तो हमारी शादी आज से 10 दिन पहले हुई थी। बाकी इसके आगे हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। उम्मीद है आप हमसे पूछेंगे भी नहीं। जितना आप सबके लिए जरूरी था हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद शिवांश ने मीडिया की किसी बातों का जवाब नहीं दिया। मयंक ने उन्हें इज्जत से वहां से विदा किया और फिर गौरी को लेकर महल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। ढोल नगाड़े बजने लगे। सब लोग खुश होकर शिवांश और गौरी को देखने लगे। सब लोग होने वाले हुक्मरानी शाह का चेहरा देखना चाहते थे पर शिवांश ने गौरी को घूंघट नहीं हटाने दिया। उसने अभी भी गौरी का हाथ पकड़ा हुआ था। आसपास खड़े सर्वेंट उन पर फूल बरसा रहे थे। गौरी घूंघट में से यह सब देखकर खुश हो रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों महल के द्वार पर खड़े थे। अंजना जी हाथों में आरती की थाल लेकर उनके सामने खड़ी थी। उन्हें प्यार से दोनों की आरती की। एक सर्वेंट ने चावल से भरा कलश महल की चौखट पर रख दिया। अंजना जी ने गौरी को उसे अपने पांव से गिराकर अंदर आने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। फिर अंजना जी ने उसके सामने एक बड़ी सी परात रख दी जिसमें आलते का पानी था। गौरी ने उनमें अपने पांव भिगोए और अपने कदमों की छाप छोड़ती हुई महल में प्रवेश करने लगी। सब लोग उसके कदमों के निशानों को देखकर खुश हो गए। उसके बाद शिवांश और गौरी दोनों महल में बने मंदिर में गए। गौरी ने वहां दिया जलाया। फिर दोनों ने माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद दोनों ने अंजना जी और प्रदीप जी का भी आशीर्वाद लिया। प्रदीप जी ने शिवांश को विजय भव का आशीर्वाद दिया और गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोले, सदा खुश रहिए और इस घर को भी हमेशा खुश रखिए। दोनों ने अंजना जी से भी आशीर्वाद लिया। अंजना जी ने भी दोनों को चिरंजीवी भव का सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। दादी माँ वहां नहीं थी, वो अपने कमरे में थी। उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो आराम कर रही थी। वही माधुरी जी उन दोनों को गुस्से में घूर रही थी। उन्होंने प्रदीप जी की तरफ देखा और बोली, यह सब क्या है भाई साहब? कुंवर शाह की शादी हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। क्या हम आपकी कुछ नहीं लगते हैं? और
है कौन यह लड़की, किस खानदान की, किस जाति की, क्या हमारे स्टेटस की है भी या नहीं। पता नहीं कहां से उठाकर कुंवर शाह ने इन्हें अपनी पत्नी बना लिया। अरे इनसे अच्छी तो हमारी महिमा थी, कुंवर के इस घर के और हुक्मरानी शाह बनने के लायक वो। इन्हें तो हमारे घर के तौर तरीके भी नहीं पता होंगे। यह बोल वो गौरी को गुस्से और नफरत से घूरने लगी। माधुरी जी की बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगी। गौरी की आंखें नम हो गई। वही शिवांश उसकी बात सुनकर गुस्से में भर गया। उसने बुआ सा की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, बस बुआ सा, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। हम हमारी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और किस खानदान और किस जाति की बात कर रही हैं? इसका खानदान और जाति हम हैं। और रही बात स्टेटस की, तो सूर्यवंशी अंपायर की मालकिन और राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी शाह है। यह और हमारी मोहब्बत है और हमारी पत्नी और इस घर की बहू बनने के लायक भी इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए अब हम अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। महिमा, जो वहीं खड़ी नफरत से गौरी को देख रही थी, शिवांश की बात सुनकर वो और भी गुस्से और नफरत से भर गई और गौरी की तरफ घूरते हुए शिवांश से बोली, क्या गलत कहा? काकीसा ने ठीक तो बोल रही है। वो पता नहीं यह लड़की कौन है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांश उसी गुस्से में घुरते हुए बोला, आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए। हमारे घर के मामले में कोई बाहर वाला बोले हमें बर्दाश्त नहीं। उसकी बात सुनकर महिमा चुप हो गई, पर फिर उसे देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं, आपकी और हमारी शादी होने वाली थी। बचपन से हमने बस आपको चाहा है, हमेशा आपसे शादी करने का ख्वाब देखा है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम आपसे प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर हम कभी आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, ना ही हमने आपको कभी उस नजर से देखा है। हमारे लिए आप बस बुआ सा के देवर की बेटी हैं और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर महिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं शिवांश? हम आपसे प्यार करते हैं, वो भी बचपन से। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सब इस लड़की की वजह से हो रहा है ना। अगर यह आपकी नहीं होती तो आप हमसे ही शादी करते, हम ही आपकी पत्नी और राजस्थान की हुक्मरानी सा बनते। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, दूर कर देंगे आपसे, क्योंकि आप पर सिर्फ हमारा हक है। आपकी पत्नी बस हम बन सकते हैं और कोई नहीं। यह बोल उसने अपने पास टेबल पर पड़ा कांच का फ्लावर पॉट उठाकर गौरी की तरफ फेंक दिया। कोई कुछ समझता तब तक वो फ्लावर पॉट गौरी के सिर पर लग चुका था। गौरी की चीख निकल गई। हर कोई हैरान रह गया। शिवांश जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाया, गौरी। यह बोल जल्दी से उसके पास गया, जो सिर पर हाथ रखे जमीन पर गिर गई थी। शिवांश ने जल्दी से उसका घूंघट ऊपर उठाया तो गौरी का चेहरा देख उसका दिल धक से रह गया। उसके माथे से खून तेजी से बह रहा था, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। अंजना जी भी यह देखकर हैरान रह गई। अपनी मासूम सी बहू को ऐसी हालत में देख उनका आंखों से आंसू बहने लगे। वही शिवांश गौरी के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जो अब बेहोश हो गई थी। गौरी, गौरी उठिए, देखिए हमें, डराइए मत, प्लीज उठिए, बात कीजिए हमसे। तभी प्रदीप जी उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाया और बोले, कुंवर, बहू को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उनकी बात शिवांश, जो पागलों की तरह गौरी को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो होश में आया। उसने गौरी को अपनी गोद में उठा लिया और लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। जाते हुए उसने अपनी गुस्से भरी आंखों से महिमा की तरफ देखा तो उसकी आंखें देख वो कांप गई। शिवांश ने मयंक की तरफ देख कुछ इशारा किया तो मयंक ने हामी गर्दन हिला दी। शिवांश जल्दी से गौरी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी।
दूसरी गाड़ी में प्रदीप जी और अंजना जी भी उनके पीछे हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। गाड़ी में शिवांश बस गौरी के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने गौरी को गाल को थपथपाया और दर्द, तड़प और बेचैनी से बोला, प्लीज हमारी जान उठ जाइए, हमें और मत तड़पाइए, हम नहीं सहन कर पा रहे। आपको ऐसे देख हम पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं। हम आपके लिए, प्लीज उठकर हमें बाहों में भर लीजिए, हमें हमारा सुकून दे दीजिए। शिवांश की बातें सुनकर आगे बैठा ड्राइवर भी दुखी हो गए। उसे भी अपने हुकुम शाह और अपनी हुकुम रानी शाह को ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो भी क्या कर सकता था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंची। जल्दी से गौरी का इलाज शुरू हुआ। हॉस्पिटल का पूरा एक फ्लोर हुकुम रानी शाह के लिए बुक कर दिया गया था। पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। ओटी के अंदर गौरी का इलाज चल रहा था, वहीं बाहर शिवांश बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। प्रदीप जी और अंजना जी भी वहीं थे। वहीं घर पर माधुरी जी को, जो खुद महिमा के ऐसा करने पर हैरान थी, उन्हें नहीं पता था कि महिमा कुछ ऐसा कर देगी। उन्होंने महिमा की तरफ देखा जो खड़े खड़े कांप रही थी। शिवांश की वो गुस्से से लाल भयानक आंखें सोच उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे अब डर लग रहा था कि पता नहीं शिवांश उसके साथ क्या करेगा। उसके गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वही माधुरी जी भी डरी हुई थी, क्योंकि शिवांश के गुस्से को वो भी जानती थी। उन्होंने महिमा की तरफ देखा और थोड़े गुस्से में बोली, आपको क्या जरूरत थी यह सब करने की? हम सब देख रहे थे ना। हमने कहा था आपसे कि हम आपकी शादी कुंवर से करवाएंगे, पर आपने यह सब कर सब बर्बाद कर दिया। अब पता कुंवर गुस्से में क्या करेंगे। उनकी बात सुनकर महिमा डरते हुए बोली, काकी साहब, हमें बस गुस्सा आ गया था। हम कुंवर से प्यार करते हैं, कैसे उन्हें किसी और के साथ देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर माधुरी जी गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, तो अब क्या, आपको कुंवर मिल जाएंगे? अब तो वो आपसे नफरत करेंगे। आपने उनकी पत्नी को, इस राज की हुकुम रानी शाह को चोट पहुंचाई है, पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। उनकी बात सुनकर महिमा और भी डर गई और रोते हुए बोली, अब हम क्या करें काकी साहब, प्लीज हमें कुंवर के गुस्से से बचा लीजिए, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। उसकी बात सुनकर माधुरी जी ने गहरी सांस ली और बोली, इससे पहले कुंवर यहाँ आए, आप राजवंशी महल चली जाइए, बाकी आगे क्या करना है हम देख लेंगे। महिमा फिलहाल को सिर्फ शिवांश के गुस्से से बचाना था, इसलिए उसने भी और कुछ नहीं कहा और हाँ में गर्दन हिलाकर महल के बाहर चली गई। अपनी गाड़ी के पास आई और उसमें बैठ वहां से निकल गई, पर उसे नहीं पता था कि शिवांश उसे छोड़ने नहीं वाला। उसकी मिस्री को, उसकी जान को चोट पहुंचाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गौरी अंदर ओटी में थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। साकेत जो उसी हॉस्पिटल में था, उसे भी अपनी बहन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी वहीं आ गया था और इस समय डॉक्टर के साथ अंदर ओटी में था। लगभग 1 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला और साकेत और डॉक्टर बाहर आए। शिवांश जो बेचैनी से वहीं टहल रहा था, वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ वो कैसी है अभी? उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उसे शांत करवाया और बोले, रिलैक्स मिस्टर सूर्यवंशी, मिसेस सूर्यवंशी ठीक है, हाँ, पर उन्हें आराम की जरूरत है, जिससे जल्दी उनके सिर का जख्म भर जाए और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश ने चैन की सांस ली। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिला था। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, पर अभी वो बेहोश है, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़े टाइम तक उनको होश आ जाएगा। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर वहां से चला गया। साकेत ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, फिक्र मत कीजिए जमाई साहब, लाडो अभी ठीक है। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी।
कुछ देर बाद गौरी को एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ हर सुविधा थी। शिवांश ने प्रदीप जी और अंजना जी वहीं बेंच पर बैठे थे। साकेत को किसी पेशेंट को चेक करना था तो वो बाद में आने का बोल वहां से चला गया। शिवांश ने गहरी सांस ली और वार्ड के अंदर चला गया। यहाँ पर गौरी थी। गौरी को ऐसे बिस्तर पर बेजान पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। अपनी प्यारी सी मासूम सी पत्नी की ऐसी हालत देख उसके दिल में एक टिस सी उठी। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से चलते हुए गौरी के पास गया। उसके सिर पर पट्टी की हुई थी। एक हाथ में कैनूला लगा था जिसमें से उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। शिवांश वहीं उसके पास ही स्टूल पर बैठा था और उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा और तड़प और शिद्दत से बोला, हमें माफ कर दीजिए हमारी जान, हमारी वजह से आज आप इस हालत में हैं। प्लीज जल्दी उठ जाइए। हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। आप हमें हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। यूं आपको ऐसे देखना हमारा दिल दुख रहा है। प्लीज उठ जाइए। ऐसे ही वो एक हाथ से गौरी का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए उससे बातें करता रहा। कुछ देर बाद गौरी की पलकें फड़फड़ाने लगी। यह देख शिवांश उठकर उसके पास बैठ गया और उसका चेहरा हाथों में थाम शिद्दत से बोला, हाँ हमारी जान, आंखें खोलिए। गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली पर उसके मुंह से एक आह निकल गई और उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे अपने सिर में दर्द हो रहा था। यह देख शिवांश परेशान हो गया और उसके चेहरे को थामे बेचैनी से बोला, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। यह बोल वो जल्दी से वार्ड से बाहर गया और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने गौरी को चेक किया और बोले, मिस्टर सूर्यवंशी, अब आपकी वाइफ ठीक है पर इन्हें आज का दिन यहीं रहना होगा। कल सुबह इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर वहां से चले गए। उसके बाद प्रदीप जी और अंजना जी गौरी से मिले और उन्हें अपना ध्यान रखने का बोल वहां से चले गए। शिवांश की नजरें गौरी पर थी जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और मुरझा गया था। सबके जाने के बाद शिवांश ने दरवाजा बंद किया और गौरी के पास आ गए। गौरी ने उसे देखा तो भावुक हो गई। अब तक तो उसने खुद को अपने सास ससुर के सामने संभाल रखा था पर अब अपने पति को देख उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। शिवांश ने उसकी आंखों में आंसू देख तो घबरा गया। वो जल्दी से उसके पास गया और उसका चेहरा हाथों में भर परेशान होकर बोला, क्या हुआ हमारी जान? आप रो क्यों रही हैं? कहीं दर्द हो रहा है? हमें बताइए, हम अभी आपका दर्द ठीक कर देंगे। पर प्लीज आप रोइए मत। हम नहीं देख सकते आपकी आंखों में आंसू। अपने पति की बात सुनकर और उसे ऐसे परेशान होता देख गौरी ने खुद को संभाला और बोली, जी हम ठीक हैं, हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा। तो फिर आप रो क्यों रही थी? गौरी ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पता नहीं जी, बस हमें रोना आ रहा था इसलिए हम रो दिए। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। गौरी का मासूम सा चेहरा देख शिवांश खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने शिद्दत से गौरी का माथा चूमा और बोला, आपको हमारे सामने अपने इमोशन छुपाने की जरूरत नहीं है। हम आपके पति हैं। आप हमारे साथ अपने दिल की हर बात कर सकती है। उसकी बात सुनकर गौरी फिर इमोशनल हो गई और बोली, जी हम डर गए, हमें लगा अब हम कभी आपको देख नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसे कमर से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने सीने से लगा लिया और बोला, शिवांश आगे से ऐसा कभी मत करना हमारी जान। हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे और ना ही खुद से कभी दूर जाने देंगे। आप हमारी जिंदगी हैं। आपके बिना तो अब हम रहने का सोच भी नहीं सकते। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर में गौरी को दवाइयों की वजह से नींद आ गई। शिवांश वहीं बैठा एकटक शिद्दत से गौरी के बाल सहलाते हुए उसे देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर नुमा जगह जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच थी, वहां हर जगह गार्ड खड़े पहरा दे रहे थे। सबने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी।
वही खंडहर के अंदर एक रूम में एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों पर भी पट्टी थी, जिससे वो कुछ भी देख नहीं सकती थी, पर वो चिल्ला रही थी खुद को छोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शाम के 7 बजे गौरी की आंख खुली। उसने देखा तो सामने सोफे पर उसकी मम्मी पापा, अंजना जी और प्रदीप जी बैठे हुए थे। साकेत भी वहीं मौजूद था। गौरी को उठते देख सुनीता जी उसके पास गई और उसके माथे को चूमते हुए बोली, कैसी है मेरी लाडो, अब दर्द तो नहीं हो रहा? गौरी ने मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिलाई और बोली, हम ठीक है मम्मा, और दर्द भी नहीं हो रहा। दरअसल साकेत ने अपने बाबा सा और मासा को गौरी की चोट के बारे में बता दिया था, इसलिए वो लोग उसी समय गौरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गए। अनुभव जी भी गौरी से मिले और साकेत भी उससे मिला। गौरी कब से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, पर जिसकी तलाश उसे थी वो इंसान तो वहां था ही नहीं। यह देख गौरी उदास हो गई। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और शिवांश अंदर आया। आते ही उसकी नजर बेड पर बैठी गौरी पर गई, जो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उस तरफ देख रही थी। दोनों की नजरें मिली तो बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई, पर शिवांश ने जल्दी से अपनी नजरें उससे हटा ली और सबकी तरफ चला गया। वो वहां रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया और सबको देखकर बोला, अब आप लोग घर जाइए, हम हैं यहाँ, हम इनका ख्याल रख लेंगे, आप सब भी घर जाकर आराम कीजिए। उसकी बात सुनकर सबने हामी गर्दन हिलाई। अंजना जी ने एक टिफिन टेबल पर रखा और बोली, इसमें सूप है जिसे हमने बिंदनी के लिए बनाया है और आपके लिए भी डिनर है, दोनों अच्छे से खा लीजिएगा, सुबह हम नाश्ता लेकर आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर शिवांश बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सुबह तक इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा तो हम इन्हें घर ले आएंगे। अंजना जी ने ठीक है कहा। फिर सब लोग गौरी को अपना ख्याल रखने का बोल उसे मिलकर चले गए। साकेत भी अनुभव जी और सुनीता जी के साथ ही घर चला गया। वो रुकना तो चाहता था, पर शिवांश ने उसे मना कर दिया, यह कहकर कि वो सब संभाल लेगा। साकेत ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और गौरी को अपना ध्यान रखने का बोल घर चला गया। सबके जाने के बाद शिवांश ने टेबल पर रखे टिफिन को ओपन किया और गौरी के पास लाते हुए बोला, चलिए अब आप भी यह सूप पी लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। गौरी ने उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोली, जी, पर वो हमें पहले बाथरूम जाना था फ्रेश होने के लिए। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और टिफिन साइड टेबल पर रखते हुए बोला, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। उसकी बात सुनकर गौरी जल्दी से बोली, नहीं, हम चले जाएंगे। शिवांश उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ बेड से उठाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, हम आपके साथ जाएंगे, आपके सिर में चोट लगी है, अगर चक्कर वगैरह आ गए तो बिल्कुल नहीं, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे और हम आपके पति हैं, यह हमारा फर्ज भी है और हक भी। आपको हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अब गौरी ने कुछ नहीं कहा। शिवांश उसे वॉशरूम में ले गया। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए। शिवांश ने उसे आराम से बेड पर बिठाया और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। गौरी ने मना किया पर वो नहीं माना। गौरी ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों से सूप पी लिया। गौरी के कहने पर शिवांश ने भी अपना डिनर उसके साथ ही कर लिया। फिर उसने उसे उसकी मेडिसिन दी और बेड पर लेटाते हुए बोला, अब आप सो जाइए, सुबह हम घर चलेंगे। यह बोल उसने प्यार से गौरी का माथा चूम लिया। गौरी की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। शिवांश वही उसके पास ही चेयर लगाकर बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में गौरी गहरी नींद में सो गई। शिवांश ने अपना लैपटॉप लिया और उसने मयंक से मंगवाया था। वो उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। बीच बीच में वो गौरी को देखता रहा कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। शिवांश पूरी रात नहीं सोया, बस अपनी पत्नी का ध्यान रखता रहा। अगली सुबह गौरी को डिस्चार्ज मिल गया। दोनों जल्दी सूर्यवंशी महल पहुंच गए। यहाँ गौरी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। फिर शिवांश उसे लेकर अपने रूम में चला गया, क्योंकि उसे अभी भी आराम की जरूरत थी। गौरी को डिस्चार्ज मिल चुका था। वो सूर्यवंशी महल आ चुकी थी। यहाँ सबने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया।
कुछ पल सबके साथ बैठने के बाद अंजना जी ने गौरी को एक सर्वेंट के साथ शिवांश के रूम में भेज दिया। शिवांश इस समय स्टडी रूम में था, उसके साथ ही प्रदीप जी भी थे। स्टडी रूम। शिवांश अपनी बड़ी सी चेयर पर किसी राजा की तरह बड़े रौब से बैठा था। प्रदीप जी उसके सामने रखे बड़े से सोफे पर बैठे थे। मयंक भी वहीं मौजूद था। प्रदीप जी ने शिवांश की तरफ देखा और बोले, कुंवर, महिमा कहाँ है? शिवांश ने उसकी तरफ देखा और शांति से बोला, यहाँ इस वक्त उसे होना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी थोड़े परेशान हो गए और बोले, कुंवर, हम जानते हैं जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, पर बेटा इतना याद रखना, वो आपकी बुआ साकेत देवर की बेटी है। उनकी बात सुनकर शिवांश थोड़ा गुस्से में बोला, और जो हॉस्पिटल में बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी वो हमारी बेबी थी। मेरी बेबी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है उसने, जिसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी और परेशान हो गए और उसे देखते हुए बोले, कुंवर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बुआ सा का ससुराल है वो। अगर महिमा को कुछ हुआ तो रिश्ते खराब हो जाएंगे बेटा। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और सख्ती से बोला, रिश्ते खराब हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हुए हैं बाबा साहब। आपको भी पता है बुआ साहब क्या करना चाहती थी। उन्होंने महिमा को इन सब में बढ़ावा दिया और हमसे शादी करने की बात उनके मन में डाली, और आज उन्हीं की वजह से महिमा ने हमारी गौरी को तकलीफ पहुंचाई। इसलिए हम चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, पर आप जानते हैं ना, इससे चीजें और बिगड़ जाएगी। वो आगे कुछ कहते उससे पहले शिवांश उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, जान से नहीं मारूंगा उसे, पर अपनी बीवी की तकलीफ को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सजा तो उसे मिलकर रहेगी। अब प्रदीप जी आगे कुछ नहीं बोल पाए। अपनी बात कहकर शिवांश उठकर वहां से बाहर चला गया। मयंक भी उसके पीछे ही चला गया। प्रदीप जी परेशानी से वहीं बैठे रह गए। उन्हें पता था अगर शिवांश ने महिमा को सजा दी तो दोनों परिवारों के संबंध खराब हो जाएंगे और हालात पहले से भी खराब हो जाएंगे। वो यह बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बहन का परिवार, माधुरी जी का ससुराल, किसी भी तरह से महिमा की शादी कुंवर से करवाना चाहते थे, जिनमें उनकी खुद की बहन भी मौजूद थी, ताकि वो लोग महिमा के जरिए शिवांश की हुकुमशाह की गद्दी पर कब्जा जमा सके। पर अब यह मुमकिन नहीं था, पर फिर भी वो नहीं चाहते थे शिवांश महिमा को कुछ करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सूर्यवंशी परिवार और राजवंशी परिवार में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, जो दो परिवारों के लिए सही नहीं है। पर उन्हें यह भी पता था कि अब उनका बेटा नहीं रुकेगा, वो महिमा को उसके किए की सजा देकर ही रहेगा। यही सब सोचते हुए वो भी उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं गौरी एक सर्वेंट के साथ शिवांश के रूम पहुंची। उस सर्वेंट ने उसे शिवांश के रूम में छोड़ा और सिर झुकाते हुए आदर से बोली, छोटी हुक्मरानी शाह, आप आराम कीजिए, कुछ भी चाहिए तो आप उस फोन से एक नंबर पर हमें फोन कर सकती हैं। यह बोल उसने टेबल पर रखे इंटरकॉम की तरफ इशारा किया। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो सर्वेंट सिर झुकाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद गौरी ने अपनी नजरें घुमाई और रूम को देखने लगी। क्रीम और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में बना वो बड़ा सा कमरा बहुत ही खूबसूरत था। बीच में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था, जिसके एक साइड में बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल, बेड के सामने बड़ा सा सोफा और उसके आगे एक सुंदर सा कॉफी टेबल था। एक साइड बाथरूम बना हुआ था और उसकी दूसरी तरफ चेंजिंग रूम था। उसके एक तरफ बड़ी सी बालकनी थी, जिसका दरवाजा कांच का था। बाहर एक तरफ गार्डन और एक तरफ स्विमिंग पूल था। गौरी बहुत ध्यान से पूरा रूम देख रही थी। तभी उसकी नजर बेड के पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति की थी। फोटो में शिवांश एक बड़े से सोफे पर अपने
एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। उसका एक हाथ सोफे की हत्थी पर था और दूसरा अपने अपनी गोद में रखा हुआ था। चेहरे पर दुनिया जहान का नूर और रौब झलक रहा था। बिल्कुल किसी राजा की तरह लग रहा था वो। गौरी एकटक उस फोटो को देख रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। गौरी एकदम घबरा गई, पर अपने पति का एहसास पाते ही शांत हो गई। तभी शिवांश ने उसके सिर पर लिया पल्लू निकाल दिया और उसके बालों में अपना मुंह छुपाते हुए उसकी खुशबू लेकर बोला, जितने प्यार से आप हमारी फोटो निहार रही है, उतने प्यार से हमें निहार लीजिए, हम खुश हो जाएंगे। शिवांश की करीबी और उसके ऐसे गौरी के कानों के एकदम पास से बोलने से गौरी की बॉडी में एक कंपन सी होने लगी। ऊपर से शिवांश के हाथ जो उसके पेट को मसल रहे थे, उन्हें महसूस कर गौरी सिहर गई, धड़कनें बढ़ गई और सांसें तेजी से चलने लगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस उसने शिवांश के हाथों पर अपने हाथ रख दिए जो उसके पेट पर लिपटे थे। शिवांश ने धीरे से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे देखने लगा, जो नजरें झुकाए तेज से सांसें ले रही थी। शिवांश ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और खुद से चिपका लिया। गौरी के हाथ उसके कंधे पर आ गए। शिवांश एकटक उसके चेहरे को देखने लगा, तभी उसकी नजर गौरी के गुलाबी होठों पर पड़ी जो हल्के फड़फड़ा रहे थे। यह देख शिवांश का गला सूखने लगा। वो अपना अंगूठा से उसके होठों पर रगड़ने लगा। गौरी की धड़कनें तेज हो गई। तभी शिवांश उसके होठों को देखते हुए तड़प और बेचैनी से बोला, हमारी जान, क्या हम आपके होठों को चूम ले? उसकी बात सुनकर गौरी को शर्माने लगी, पर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी आ गई। उसकी पकड़ शिवांश के कंधे पर कस गई। उसने धीरे से अपनी पलकें झपका दी। यह देख तो शिवांश पागल हो गया। उसने गौरी को अपने और नजदीक किया और अपने होठ उनके होठ की तरफ बढ़ा दिए। गौरी की आंखें बंद हो गई। उसे अपने चेहरे पर शिवांश की गर्म सांसें महसूस हुई, जिन्हें महसूस कर उसने गहरी सांस ली, जिससे उसके होठ थोड़े से खुल गए। यह देख शिवांश ने उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। गौरी आंखें बंद किए अपने पति को महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ फिसलते हुए शिवांश के कंधों से उसके बालों में चलने लगे। यह देख शिवांश ने उसे बिल्कुल खुद से चिपका लिया और तेजी से उसके होठों का रस पीने लगा। पहले तो वो बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था, पर अब उसकी किस और भी डीप और पैशनेट हो गई। लगभग 20 मिनट बाद जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसने शिवांश के कंधों पर मारना शुरू कर दिया। शिवांश जो उसे किस करने में खो गया था, वो गौरी के मारने से होश में आया। जब उसने देखा कि गौरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होठों को आजाद कर दिया। शिवांश के छोड़ते ही गौरी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर शिवांश उसे 1 मिनट और न छोड़ता तो उसकी सांसें ही रुक जाती। उसने अपना सिर शिवांश के सीने पर रख दिया और अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। वहीं शिवांश, जिसकी खुद की सांसें बढ़ी हुई थी, पर जब उसने अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ और बालों, नहीं, चाहे आप हमारी पत्नी ही क्यों ना हो, पर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम आपको चोट पहुंचाए। दुनिया में किसी भी पति को यह हक नहीं है कि वो अपनी पत्नी को चोट पहुंचाए। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर आपने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई। आपकी बाहें तो सुकून है हमारा। आपकी बाहों में हम खुद को महफूज महसूस करते हैं और हम जानते हैं आप हमें कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर शिवांश प्यार से उसे देखने लगा। उसने गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए सच्ची शिद्दत और लगन से बोला, आई लव यू हमारी जान, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई और धीरे से नजरें झुकाते हुए बोली, आई लव यू टू जी। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने गौरी को अपने सीने से लगा लिया। गौरी ने भी उसकी कमर को पकड़ लिया।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।